हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। वेलकम अगेन टू डिस्कशन। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं मनोविज्ञान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ये जो वीडियो है ये वीडियो का पार्ट 2 है। इससे पहले एक वीडियो और अपलोड हो चुकी है। साथ ही जो ये वीडियो है इसमें साइकोलॉजी के जो है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, जो कि हमारे आने वाले जो यूटेट है, सीटेट है और जो अनदर टेट एग्ज़ाम्स हैं इनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि वीडियो को जो है लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है वो है, शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो हमें जो ये 4 ऑप्शंस दे रखे हैं इनमें से जो एक कथन सत्य है या फिर जो एक कथन सबसे सही आंसर होगा, इसका सटीक वो आंसर हमने इसमें से चूज़ करना है। तो हमारा जो ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए है, बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। ऑप्शन नंबर बी है, विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी है, अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है। ऑप्शन नंबर डी है, बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो भी हो सकता है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी है, जैसे विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता है। तो ऐसा तो नहीं है कि विद्यालय आने से पहले बच्चों को कोई पूर्व ज्ञान ना हो, तो विद्यालय आने से पहले भी उन्हें कुछ ज्ञान होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी है, अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है। ऐसा भी नहीं होता, अगर अधिगम प्रक्रिया में उन्हें कष्ट होता तो बच्चे सीखते कैसे। तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी है, बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। ऐसा भी नहीं है, क्योंकि अगर बच्चे वही सीखते जो उन्हें पढ़ाया जाता है तो कोई भी जो होता है बच्चा जो है, कोई भी मतलब ऐसा नहीं होता कि जिससे कम आता, सबको जो है बराबर आता या सबको ज़्यादा आता, तो जिसे हम जो बता देते वो तो वही बन जाता। तो ये भी नहीं होगा। तो इसमें जो हमारा सबसे सुटेबल आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो हमें बताना है कि जो 4 ऑप्शन हैं इनमें से कौन सा इसके लिए राइट रहेगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इसमें वो है, लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं। ऑप्शन नंबर बी है, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं। ऑप्शन नंबर सी है, बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं है। ऑप्शन नंबर डी है, सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा, क्योंकि लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं ऐसा तो कोई लॉजिक है ही नहीं। ऑप्शन नंबर बी जो है, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती है, ऐसा भी कोई लॉजिक नहीं है। तो जो हमारा इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, कि बुद्धि का जो है वो लिंग के साथ संबंध नहीं होता है। ये इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 3, डिसलेक्सिया का संबंध है। तो पूछ रहा है यहाँ पे, डिसलेक्सिया जो है वो किससे रिलेटेड है। तो इसमें पहला ऑप्शन है मानसिक अक्षमता से। ऑप्शन नंबर बी है लेखन की अक्षमता से। ऑप्शन नंबर सी है पढ़ने की अक्षमता से। और ऑप्शन नंबर डी है मानसिक अक्षमता से। तो फिर जो ये डिसलेक्सिया है ये जो है हमारा पढ़ने की अक्षमता से रिलेटेड है। डिसलेक्सिया में जो है, जो बच्चा है उसे पढ़ने में अक्षमता होती है, उसे पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। तो जो ऑप्शन नंबर सी है ये इसका राइट आंसर होगा। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है। तो इसके जो ऑप्शंस हैं वो हैं, ऑप्शन नंबर ए, वह संवेगात्मक रूप से संतुलित है, वह अपने विषय का गहन ज्ञान हो, वह अत्यधिक संवेदनशील हो, वह सख्त अनुशासन पसंद करता हो। तो जो मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक होगा तो उसका जो है विषय ज्ञान से तो कोई संबंध नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी, वो अत्यधिक संवेदनशील नहीं, ज़्यादा संवेदनशील भी नहीं होना चाहिए। तो जो इसका राइट आंसर और जो सुटेबल आंसर होगा यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर ए होगा, कि वह संवेगात्मक रूप से संतुलित हो। क्योंकि जो टीचर जो है संवेगात्मक रूप से संतुलित होगा तो वह मानसिक रूप से जो है स्वस्थ अध्यापक होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए उपयुक्त आयु है।
तो पूर्व प्राथमिक यानी प्राथमिक से पहले की, यानी जो प्राथमिक शिक्षा है उससे जो पहले की शिक्षा है उसे ग्रहण करने के लिए जो आयु है सुटेबल वो कौन सी होगी। तो ऑप्शन नंबर ए है इसमें 2 से 6 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी है 6 से 12 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी है 12 से 18 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी है 18 से 24 वर्ष। तो जो हमारी पूर्व प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने की आयु है वो 2 से 6 वर्ष होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा। पूर्व प्राथमिक यानी प्राथमिक से पहले, प्राथमिक क्या होता है 1 to 5 जो होता है 1 से 5 तक का, उसे हम प्राथमिक कहते हैं। तो पूर्व प्राथमिक यानी 2 से 5, जो कि बच्चा जिस एज में जो है प्ले स्कूल में या आंगनबाड़ी में जाता है वो हमारी पूर्व प्राथमिक शिक्षा की एज होती है। तो इसके लिए जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है विकास के संबंध में निम्न में से क्या संबंधित नहीं है। तो विकास के संबंध यानी विकास से कौन सी चीज़ इसमें से रिलेटेड नहीं है, हमें वो बताना है। नहीं, यहाँ पे नहीं पूछा है तो ये नेगेटिव क्वेश्चन है, हमें ये भी ध्यान रखना है। तो इसके हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है कार्य क्षमता में वृद्धि। ऑप्शन नंबर बी है व्यवहार में परिवर्तन। ऑप्शन नंबर सी है स्वभाव एवं दृष्टिकोण में परिवर्तन। और ऑप्शन नंबर डी है केवल आकार में परिवर्तन। तो विकास से रिलेटेड पूछ रहा है, विकास यानी डेवलपमेंट से रिलेटेड। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, केवल आकार में परिवर्तन। क्योंकि विकास जो है, विकास जब होता है किसी का डेवलपमेंट होता है तो इसमें उसमें केवल वृद्धि नहीं होती। जैसे केवल आकार में परिवर्तन से यहाँ पे साफ दिया गया है कि केवल उसका साइज बढ़ेगा, लेकिन जब साइज बढ़ेगा तो इसे हम वृद्धि कहते हैं, विकास नहीं कहते। क्योंकि विकास में जो है वृद्धि के साथ साथ परिपक्वता भी आती है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, केवल आकार में परिवर्तन हमारा जो है विकास की से संबंधित नहीं है या विकास की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है विकास की सबसे जटिल अवस्था है। तो विकास की सबसे जटिल अवस्था कौन सी होती है ये हमें बताना है। इसमें हमारे ऑप्शंस हैं शैशवावस्था, ऑप्शन नंबर बी है हमारा बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर सी है हमारा किशोरावस्था, ऑप्शन नंबर डी है हमारा प्रौढ़ावस्था। तो जो विकास की सबसे जटिल अवस्था है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो किशोरावस्था है, इसे विकास की सबसे जटिल अवस्था कहा गया है। इसे ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि इस एज में जो बच्चा है वो ना तो बालक होता है और ना ही मतलब पूरी तरीके से परिपक्व होता है। क्योंकि इस अवस्था में वो परिपक्वता की ओर बढ़ रहा होता है, उसमें बहुत सारे जो है फिजिकल और मेंटली दोनों चेंजेस होते हैं। तो इसलिए इसे विकास की जटिल अवस्था कहा है, क्योंकि उसमें जो उसके शारीरिक भी काफ़ी परिवर्तन होते हैं, साथ में मानसिक परिवर्तन होते हैं। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी रहेगा। विकास की सबसे जो जटिल अवस्था होती है वो हमारी किशोरावस्था होती है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो शिक्षा का कौन सा उद्देश्य जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो हमें बताना है। पहला है आजीविका कमाना, ऑप्शन नंबर बी है बच्चों का सर्वांगीण विकास करना, ऑप्शन नंबर सी है पढ़ना एवं लिखना सिखाना, ऑप्शन नंबर डी है बौद्धिक विकास। तो शिक्षा का जो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो आजीविका कमाना तो नहीं है। आजीविका कमाना यानी पैसा कमाना, पैसा तो बिना शिक्षा के भी इंसान कमा सकता है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उद्देश्य है उसका वो है बच्चों का सर्वांगीण विकास करना। सर्वांगीण विकास करना मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट, यानी हर तरीके से बच्चे का विकास करना, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, तो चाहे वो संवेगात्मक हो। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, बच्चों का सर्वांगीण विकास करना जो है वो शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है बच्चा है एक, उसकी जो बुद्धि लब्धि है वो 90 से 110 के मध्य है। तो वह है, तो हमें बताना है कि ऐसा बच्चा जिसकी बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है वह बच्चा जो है किस श्रेणी में आता है। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा सामान्य बुद्धि, ऑप्शन नंबर बी है हमारा प्रखर बुद्धि, ऑप्शन नंबर सी है उत्कृष्ट बुद्धि और ऑप्शन नंबर डी है प्रतिभाशाली। तो जिन बच्चों की जो बुद्धि लब्धि है जिसकी 90 से 110 में आती है तो वह जो बच्चा होता है वो सामान्य बुद्धि का बच्चा कहलाता
है। इसके लिए जो है एक चार्ट बनाया है जिसमें हर बुद्धि लब्धि को बांटा गया है कि इतने से इतना होगी तो वो कौन सी श्रेणी में आएगा, इतने से इतना होगी वो किस में आएगा। तो इसमें जो 90 से 110 के मध्य वाली श्रेणी होती है, इसमें जो है वो सामान्य बुद्धि के बच्चे आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 यानी एनसीएफ 2005 जो है उसके आधारभूत सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा भाग सम्मिलित नहीं है। तो जो नीचे ऑप्शंस दे रखे हैं इनमें से कौन सा जो है एनसीएफ 2005 से रिलेटेड नहीं है वो हमें बताना है इस यहाँ पे। तो पहला है इसमें अच्छी ब्राह्य परीक्षा का आयोजन करना, रटने को महत्व प्रदान न करना, पुस्तकों से इतर ज्ञान प्राप्त करना और ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना। तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सा भाग सम्मिलित नहीं है, नहीं पूछा है। तो हमारा जो इसमें राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, अच्छी ब्राह्य परीक्षा का आयोजन करना जो है वो एनसीएफ 2005 के जो सिद्धांत है उसमें शामिल नहीं है। तो यहाँ पे जैसे रटने को महत्व प्रदान ना करना ये भी है उसमें कि रटने जो है बच्चा केवल रटे रट के पढ़े, इसमें यह है कि समझना चाहिए बच्चे को। तो ऑप्शन नंबर बी भी है जो एनसीएफ के सिद्धांत में। ऑप्शन नंबर सी भी है कि पुस्तकों से इतर ज्ञान बनाना, यानी केवल किताबी ज्ञान ना देकर बच्चों को जो है वो दुनिया का ज्ञान भी देना और चीज़ों की नॉलेज भी देना। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये भी एनसीएफ 2005 का जो आधारभूत सिद्धांत है उसमें सम्मिलित है। और ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना ये भी उसके आधारभूत जो सिद्धांत है उसमें सम्मिलित है। तो जो ऑप्शन नंबर ए है अच्छी ब्राह्य परीक्षा का आयोजन करना ये एनसीएफ 2005 में सम्मिलित नहीं है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का क्या तात्पर्य है। तो जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होता है इसमें जो व्यापक मूल्यांकन है इस जो शब्द है इसका क्या तात्पर्य है, इसका क्या अर्थ है वो हमें बताना है। तो हमारे जो इसमें ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए है सभी विषयों का मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर बी है सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर सी है शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर डी है शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। तो जो 11th है इसमें इसका जो राइट आंसर है उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। तो इस ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। जो व्यापक मूल्यांकन होता है इसमें शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों क्षेत्रों का मूल्यांकन किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। मोहन के द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता है, तो शिक्षक की प्रतिक्रिया जो है क्या होनी चाहिए। एक बच्चा है मोहन जिसने टीचर से क्वेश्चन पूछा लेकिन टीचर जो है उसका आंसर उसी वक्त नहीं दे पा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में टीचर को कौन सी प्रतिक्रिया करनी चाहिए, यानी क्या रिस्पॉन्स देना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है शिक्षक के द्वारा मोहन को चुप करा देना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी है शिक्षक के द्वारा मोहन का ध्यान बटा देना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी है शिक्षक को कहना चाहिए कि मैं नहीं जानता हूँ, या फिर ऑप्शन नंबर डी है शिक्षक के द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझकर देना चाहिए। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जो शिक्षक है उसको इस प्रश्न का उत्तर बाद में बच्चे को सही समझकर दे देना चाहिए। क्योंकि जो शिक्षक है वो बच्चे को चुप भी नहीं करा सकता। अगर बच्चे को चुप कराएगा तो उसके अंदर जो है नेगेटिव थिंकिंग आ जाएगी या फिर कुंठा जो है वो जन्म ले लेगी। क्योंकि बच्चा चुप रहेगा तो वो उसकी जो भावनाएं हैं अंदर की वो दब जाएंगी। और ऑप्शन नंबर बी है शिक्षक के द्वारा मोहन का ध्यान बटाना नहीं चाहिए, क्योंकि ध्यान बटा के तो उसका जो उसके अंदर क्रिएटिविटी है उसके अंदर जो विकास आ रहा है वो भी नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी होगा कि शिक्षक को जो है इस प्रश्न को बाद में मतलब उसको अच्छे से समझ के बच्चे को बिल्कुल सही सटीक उसका उत्तर बाद में देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक की सबसे अच्छी विशेषता है। एक प्राइमरी लेवल का जो टीचर है उसमें सबसे अच्छी जो उसकी विशेषता है वो कौन सी होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है पढ़ाने की उत्सुकता, ऑप्शन नंबर बी है धैर्य और दृढ़ता, ऑप्शन नंबर सी है विषयों के ज्ञान में दक्षता, ऑप्शन नंबर डी है शिक्षण पद्धतियों के ज्ञान की दक्षता।
क्योंकि यहाँ पे प्राइमरी स्तर की बात हो रही है कि प्राइमरी लेवल का टीचर में सबसे अच्छी विशेषता क्या होनी चाहिए। तो प्राइमरी लेवल में जो बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने के लिए सबसे अच्छी जो विशेषता है वो धैर्य और दृढ़ता है। क्योंकि जो प्राइमरी लेवल का बच्चा होता है वो बहुत शरारती होता है, बहुत छोटा होता है, उसे किसी चीज़ की समझ नहीं होती। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ शिक्षक में धैर्यवान होनी चाहिए, क्योंकि जब शिक्षक धैर्य से काम लेगा तो वो बच्चों को जो है प्यार से समझा सकता है। साथ ही दृढ़ता भी होनी चाहिए कि मैं इस बच्चे को सिखा कर ही रहूँगा या मैं उसको ऐसा समझा के रहूँगा। तो इसलिए धैर्य और दृढ़ता इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। तो बताना है कि एक बच्चा है जो काफ़ी जिज्ञासु है, उसकी जिज्ञासा जो है वो शिक्षक को कब शांत करनी चाहिए, किस सिचुएशन में शांत करनी चाहिए। तो इसका पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, जब शिक्षक फुर्सत में हो। ऑप्शन नंबर बी, जब विद्यार्थी फुर्सत में हो। ऑप्शन नंबर सी, कुछ समय के पश्चात। ऑप्शन नंबर डी, तत्काल, जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई हो। अब एक बच्चा जिज्ञासु है तो उसको जब वो क्वेश्चन पूछ रहा है कोई चीज़ शिक्षक से, तो शिक्षक को उसका उत्तर जो है वो तत्काल देना चाहिए जब विद्यार्थी की जिज्ञासा हो। क्योंकि जब शिक्षक फुर्सत हो बाद में तब उस जिज्ञासा का कोई महत्व नहीं होता। क्योंकि जब जिज्ञासा उत्पन्न होती है, अगर उसी वक्त उसका उत्तर मिल जाए तो वो जिज्ञासा तब शांत हो जाएगी, और बाद में देने से उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि बच्चा तो उस समय जिज्ञासु होगा ही नहीं। तो वो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी होगा, तत्काल, जब विद्यार्थियों के द्वारा जिज्ञासा की गई हो। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, आप अनपढ़ माता पिता के बच्चे को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं। एक फैमिली है जो अनपढ़ है, उसके जो बच्चा है उसे हम अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं, इंग्लिश। तो इसके लिए हम कौन सा उपाय करेंगे या किस तरीके से उसे इंग्लिश सिखाएंगे। तो हमारे जो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो है, आप बच्चे से अंग्रेजी में बात करेंगे। ऑप्शन नंबर बी है, आप बच्चे को अंग्रेजी में बोलने के लिए बाध्य करेंगे। ऑप्शन नंबर सी है, आप बच्चे को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे। और ऑप्शन नंबर डी है, आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि बच्चा अनपढ़ है, मतलब बच्चे के पेरेंट्स अनपढ़ है, उसे इंग्लिश नहीं आती, बच्चे को इंग्लिश नहीं आती। तो अगर हम ऐसी सिचुएशन में बच्चे से इंग्लिश में बात करेंगे तो बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा हेजिटेटेड हो जाएगा, उसे बहुत ज़्यादा घबराहट हो जाएगी कि टीचर इंग्लिश में बात कर रहा है तो वो उसका कैसे जवाब दे। और अगर हम उसे इंग्लिश बोलने के लिए बाध्य करेंगे तो उस सिचुएशन में भी वो अपनी बात को जो है बोल नहीं पाएगा, या अपने जो प्रश्न है या जो उसकी भावनाएं हैं उसे व्यक्त नहीं कर पाएगा। और इंग्लिश बोलने में जो है उसे जब इंग्लिश आती नहीं है तो वो बाध्य करके उसे कोई फ़ायदा नहीं है। तो ऐसे में वो जो कुछ पूछना भी चाहेगा या जो कुछ बोलना भी चाहेगा तो वो शांत रहेगा और चुप रहेगा, तो बोल नहीं पाएगा। और आप बच्चे को मातृभाषा बोलने में रोकेंगे, अगर हम उसे मातृभाषा बोलने से रोकेंगे तो जो है उसका विकास नहीं हो पाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी होगा कि हम उसे मातृभाषा की सहायता से ही इंग्लिश सिखाने का प्रयास करेंगे। तो जो ऑप्शन नंबर डी है ये 15 का राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ऐसे ही मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।